लोगों को लगता है कि कैंसर एक मृत्युदंड है एक्चुअली। अच्छा, लोगों को लगता है कि भाई कीमोथेरेपी दी है तो अस्पताल में ही रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है। कीमोथेरेपी यूजुअली डे केयर का ट्रीटमेंट होता है। कि लोगों को लगता है कि ये इनकी कीमोथेरेपी चल रही है तो इनको किसी से मिलना नहीं है, कोई घर में मिलने आया तो उससे मिलने नहीं देना। दुनिया की हर कंट्री में कैंसर वैक्सीन पे काम हो रहा है कि नहीं, हर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता है। बहुत सारी कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता। लोगों को लगता है कि माइक्रोवेव करेंगे खाना तो कैंसर हो जाएगा। किसी भी केमिकल को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो उसके बाद ही प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिजीज एंड द पेशेंट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। कैंसर कन्वर्सेशन का ये एक नया एपिसोड है। पिछली बार हमने कैंसर कन्वर्सेशन के एपिसोड में बात की थी स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आज हम बात करेंगे कैंसर, उससे जुड़े हुए कुछ भ्रांतियां, कुछ सच्चाइयां, और कैंसर के साथ जो ट्रीटमेंट पार्ट आता है जिसमें आती है कीमोथेरेपी, जो कि एक बड़ा टर्म समझा जाता है, उसके बारे में भी भ्रांतियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम फिर से मौजूद हैं। डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अगेन। सिंसियरली आपसे बात करके पिछली बार भी बहुत सारी इंसाइट्स हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मिली। जी। ये हम लोगों का एक फर्ज भी बनता है, संसार की तरफ, सोसाइटी की तरफ हम और क्लैरिटी लाएं कैंसर के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। वो एक बड़ा एपिसोड था जिसमें हम लोग ने स्पेसिफिक बात की थी। तो मैम, इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले हम कैंसर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कैंसर के बारे में अगर किसी को डायग्नोसिस होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कीमोथेरेपी। जी बिल्कुल। अब क्योंकि लोग बाग और गूगल बाबा बहुत कुछ बताते हैं जी। और सबसे पहले भिड़ते ही बात आती है कीमोथेरेपी। हाँ। लेकिन मैम, मुझे ये बताइए, क्या ये एक मिथ है? क्या इसमें सच्चाई सचमुच है कि कैंसर डायग्नोसिस मतलब कीमोथेरेपी? जी बिल्कुल भी नहीं। अब एक्चुअली ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लगता है कि कैंसर एक मृत्युदंड है। एक्चुअली सबसे बड़ा भ्रम तो और जो भ्रांति है कैंसर के बारे में वो ये है कि कैंसर मीन्स अ डेथ सेंटेंस। करेक्ट। तो लोगों को लगता है कि अभी कैंसर हो गया तो भाई ये तो गया, ये तो गया। इसलिए इतना पैनिक है, इतना फियर है दिमाग में, है ना? Absolutely. तो सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है, और उस भ्रांति कहीं ना कहीं इस बात से भी जुड़ी हुई है क्योंकि लोगों को लगता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट है, और कीमोथेरेपी खास तौर पे बहुत डिफिकल्ट है एंड डेंजरस है। डेंजरस है, यस। तो पहली चीज तो ये है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी हर केस में इस्तेमाल नहीं होती है जी। और जिन केसेस में इस्तेमाल होती भी है उसमें कीमोथेरेपी अलोन के अलावा भी बहुत सारी और दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे कि अगर बीमारी कैंसर में अगर एक ही जगह है, सपोज करिए किसी को कुछ सिम्टम्स थे और जिसकी वजह से कैंसर पता चल गया, फिर हम स्कैन्स करा के ये देखते हैं कि कैंसर बॉडी में कहाँ कहाँ है, जिसको हम कहते हैं स्टेजिंग ऑफ कैंसर। एक फैंसी टर्म है स्टेजिंग, बट उसका मतलब बस ये होता है कि हम एक्सटेंट ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं। टीएनएम सिस्टम्स की बात। टीएनएम स्टेजिंग है सर, प्लीज, है ना? बहुत अच्छे से पता है आपको चीजें। तो जो स्टेजिंग है उससे एक्सटेंट पता चल जाता है। अगर लगता है बीमारी एक ही जगह है, जैसे फेफड़े में एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर की गांठ है, तो उसकी हम सर्जरी कर देते हैं। तो कैंसर का इलाज का मतलब केवल कीमोथेरेपी नहीं है, सर्जरी का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं, सर्जरी के लिए तो गांठें ऐसी है कि गांठें की सर्जरी नहीं कर सकते, कैंसर का जो लंप है उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, शायद थोड़ी बड़ी है, अगल बगल के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कोई ब्लड वेसल्स है बगल में, की सर्जरी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, रेडिएशन, एक तरह की लेजर जैसी किरणें होती हैं जिनसे हम कैंसर का खात्मा कर सकते हैं। एक्सरे जैसी कुछ। जी, तो हाँ, ये लेजर जैसी किरणें, है ना? तो रेडिएशन सर्जरी। अच्छा, इसके अलावा कीमोथेरेपी का भी प्रयोग होता है, लेकिन हाँ, केवल कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज में बहुत कम जगहों पे होता है। वाओ, ओके। जी। अब कीमोथेरेपी कहाँ देते हैं और क्यों देते हैं? सपोज करिए हमने किसी की सर्जरी कर दी, है ना? सर्जरी करके हमने एक बीमारी तो निकाल दी। फिर क्या होता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि ये बॉडी में फैलने का इसका चांस रहता है। ये जब गांठें बननी शुरू होती हैं तो ये ब्लड वेसल्स में जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं, जिसकी वजह से ये लिवर में, लंग में, कहीं पे भी वापस आ सकती हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेज 4 कैंसर। ओके।
तो हमने कैंसर का इलाज तो कर दिया, सर्जरी करके गांठ निकाल दी, बट उसके रिकरेंस को कैसे कम करें? क्योंकि हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि कैंसर की कुछ सेल्स तो ब्लड में चली ही गई होंगी। ओके। तो कैंसर तो भाई फैली हुई बीमारी ही होती है, इतनी एग्रेसिव बीमारी होती है कैंसर। लेकिन हाँ, हम स्कैन्स पे एक जगह दिख रही है, तो स्कैन्स पे एक जगह दिख रही है तो हमने वो सर्जरी करके निकाल दिया, रेडिएशन से उसको किल कर दिया। लेकिन हमें इतना पता है कि बॉडी के कुछ सेल्स में ब्लड में तो चली गई होंगी, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी दवाइयां देनी होती हैं ताकि ब्लड में जाके ब्लड की सफाई करें। ओके। जिसकी वजह से अगर ब्लड में कोई सेल चली गई है जिसकी वजह से कैंसर वापस आ सकता है तो वो प्रिवेंट हो जाए। तो कीमोथेरेपी सर्जरीज के बाद इसलिए दी जाती है। तो कीमोथेरेपी इज यूजुअली एन एडजंट हियर, इसको हम कहते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट। कि हमने इसको सर्जरी के बाद दिया, तो एक तो ये रोल है कीमोथेरेपी का। अच्छा, कीमोथेरेपी का मतलब होता है इंजेक्शन की दवाइयाँ। मोस्टली अब लोगों को लगता है कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी देते कैसे हैं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। बिल्कुल, है ना? तो ये मोस्टली इंजेक्शन की दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि भाई कीमोथेरेपी दी है तो अस्पताल में ही रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है। कीमोथेरेपी यूजुअली डे केयर का ट्रीटमेंट होता है। जी। लोग आते हैं, हम कैनुला डालते हैं, दवाइयाँ देते हैं और फिर पेशेंट घर जाते हैं। ओके। कुछ केसेस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, दवाइयाँ लंबी चलनी है तो अस्पताल में रुकने की ज़रूरत है या किसी और रीजंस की वजह से। बट लोगों को लगता है कीमोथेरेपी चल रही है, ये तो अस्पताल में 10 दिन का एडमिशन होगा, 15 दिन का एडमिशन होगा। ऐसा नहीं होता है। यूजुअली डे केयर में 3 से 4 घंटे का एडमिशन होता है। अच्छा, कीमोथेरेपी से एक और भी लोगों को बहुत डर वाली बात लगती है कि कीमोथेरेपी चल रही है तो घर में एक कोने में रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो कीमोथेरेपी से इतनी सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई है ना कि लोगों को लगता है कि ये इनकी कीमोथेरेपी चल रही है तो इनको किसी से मिलना नहीं है, कोई घर में मिलने आया तो उससे मिलने नहीं देना। आपको बिल्कुल सच कहूं डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में आपसे आपकी बातें सुनते सुनते यही सवाल आ रहा था कि अगर कैंसर पेशेंट हो गया तो उसको अलग कमरे में रख दें। जो उसका लाइफ पार्टनर है वो उसके साथ ना तो सोए या फिर परिवार उसके वाले खाना ना खाएं कि साहब ये कैंसर जो है वो फैल जाएगा। ये भ्रांति है या सच है? देखिए, ये भ्रांति ही है। ओके। हाँ, देखिए, अब 2 चीजें होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट। अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही होती है तो आजकल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंसान बाहर भी जा सकता है, घर में भी लोगों के साथ उठ बैठ सकता है। लेकिन हाँ, बाहर जा रहे हैं, जैसे भीड़ भरी जगहों पे जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स, है ना? घर पे भी जैसे अब लोगों को बहुत कंसर्न रहता है, स्पेशली जैसे फीमेल्स हैं, उनको ये है कि मेरा छोटा बच्चा है, क्या वो मेरे पास आ सकता है या नहीं आ सकता है। सो देखिए, बच्चों के साथ भी उठ बैठ सकते हैं, सेम थाली और प्लेट से खाना भी खा सकते हैं। उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है, जिस दिन हम कीमोथेरेपी देते हैं बस उस दिन और उसके एक दिन के बाद या एटलीस्ट 48 आवर्स के आसपास हम अवॉइड करने को बोलते हैं। बट इसके अलावा उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर जैसे अगर ये है कि सेम वॉशरूम यूज कर सकते हैं कि नहीं, सेम बाथरूम यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो जिस दिन कीमोथेरेपी लगी है उस दिन अवॉइड करें और 48 आवर्स तक अवॉइड करें। वैसा क्यों डॉक्टर साहब? सर देखिए, क्या होता है, जो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं उसमें 48 आवर्स तक कुछ ना कुछ कीमोथेरेपी सिक्रीट होती है। तो 48 घंटे हम मना करते हैं कि अगर जैसे कि वॉशरूम जा रहे हैं, किसी ने यूरिन पास किया है तो उसके बाद उसको अच्छे से 2 बार फ्लश कर दें, है ना? और उसमें हम थोड़ा सा बस अवॉइड बोलते हैं 48 आवर्स, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। ओके। इससे ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं है। और खाने पीने में तो बिल्कुल भी सेम प्रॉब्लम नहीं है, सेम दिन से खा सकते हैं, सेम प्लेट से खा सकते हैं। हक करने में प्रॉब्लम नहीं है। कभी किसी होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी कीमो चल रही होती है तो उनको लगता है कि हमारे घर में हमारे वो नाती हैं, पोते हैं, उनको हक करने में प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ उनको खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हैं तो साथ में खेल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ बहुत ही लिमिटेड प्रिकॉशंस होते हैं, वो बस 1-2 दिन के लिए होते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि कई बार लोगों का ये मानना हो जाता है कि साहब जिसको भी फला जी को कैंसर हो गया तो अब तो इनके परिवार में होगा, इनके बच्चों को होगा, इनके बच्चों को होगा। क्या ऐसा होता है मैम? सर देखिए, 5 से 10% जो कैंसर के केसेस होते हैं वो अनुवांशिक या जेनेटिक होते हैं। तो वो तो पीछे से आ रहे होंगे ना? जी, 5 से 10 तो वो आगे भी जा सकते हैं अगर जीन्स में प्रॉब्लम है सर, है ना? तो जैसे अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि कैंसर इस वजह से हो रहे हैं, कहीं कोई जीन्स में एबनॉर्मलिटी या प्रॉब्लम है। ठीक बात है। जो हमारी बॉडी है सर, वो जीन से बनी हुई है। हर सेल के अंदर, हर कोशिका के अंदर सेल्स हैं, डीएनए है ना? इनका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। जैसे अब कोई इंसान सिगरेट पी रहा है या हम कुछ थॉट्स ले रहे हैं, बॉडी पे हर तरह के स्ट्रेस होते रहते हैं हमेशा 24/7। बिल्कुल, है ना? तो बॉडी ने कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं।
इनको की जो इंसल्ट्स होती हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। सिपाही आप बोल सकते हो, जी है हाँ, ना, जी जैसे हाँ, बॉर्डर जी पे हाँ। खड़े सिपाही होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट्स की वजह से वो जीन्स ठीक से काम नहीं करते। ओके। तो ऐसे लोगों में जिनके अंदर वो जीन्स काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ कैंसर्स होने का चांस बढ़ जाता है। और ये जीन्स देखिए अगर डीएनए में है तो जाहिर सी बात है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट भी हो सकते हैं। ओके। तो हाँ, तो अगर जैसे आपको हुआ, हो सकता है आपके पापा को हुआ हो, और हो सकता है आपके आगे आके आपके बच्चे को भी हो जाए, पर ऐसा परसेंटेज केवल 5 to 10% होता है। अब जैसे कि मोस्टली कैंसर्स ऐसे नहीं होते हैं, ओके। 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं। अब सर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसकी वजह से लोग ना बहुत स्टिग्मा हो गया है कैंसर्स में, कि लोगों को लगता है कि भाई इनके घर में तो कैंसर है, शायद इनके बच्चों को भी हो जाएगा, हम शादी करेंगे तो शायद हमारे बच्चों में भी कैंसर हो जाएगा। ओके। तो यही सोच के ना लोग जिन घरों में कैंसर्स होते हैं उनमें शादियां नहीं करते हैं। बट ये बात समझनी जरूरी है कि बियॉन्ड 5 to 10% केसेस कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है सर। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, इस चीज को मैं वापस से एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा। अगर कैंसर हो जाता है तो ये एक नॉर्मल रूटीन बीमारी की तरह ही समझिए। ये छूने से, हग करने से, साथ में खाना खाने से, एक घर को शेयर करने से फैलता नहीं है। कंटेजियस डिजीज नहीं है ये। और ना कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कंटेजियस हैं। बिल्कुल। और ना कीमोथेरेपी, इसका जो ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसके भी साइड इफेक्ट्स जो भी होते हैं वो तो आप एक सिंपल पैरासीटामोल खा लें तभी भी पेट में दर्द हो जाता है, जलन हो जाती है, उसी तरीके के। तो ये एक भ्रांति है। इस भ्रांति को प्लीज फॉर गॉड सेक दूर करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कैंसर से डॉक्टर साहब ये स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा जुड़ गया है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के साथ ये सोशल स्टिग्मास जुड़े हुए हैं। समथिंग लाइक HIV, यू नो। लेकिन वो तो चलिए एक बहुत ही गलत बात है कि पेशेंट तो आफ्टर ऑल जो भी है एक इंसान ही था, है। मेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म और ये वो बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम उन्हें समाज से अलग कर दें। जी बिल्कुल। अब एक भ्रांति मेरे को अक्सर सुने, बिकॉज मैं ऑन्कोलॉजी फील्ड से थोड़ा सा जुड़ा रहा और अभी भी इंटरेस्ट रहता है। ऐसा कुछ सुनने में आया कि रशिया में कोई वैक्सीन डेवलप की जा रही है। ये क्या है डॉक्टर साहब? मीडिया हो गई है? मीडिया के पास न्यूज की कमी है। देखिए सर, वैक्सीन्स की जो बात कर रहे हैं, हर कंट्री में कैंसर से जुड़ी हुई वैक्सीन्स के ऊपर काम हो रहा है। केवल रशिया में नहीं हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। दुनिया की हर कंट्री में कैंसर वैक्सीन्स पे काम हो रहा है। जी जी। अब रशिया की वैक्सीन्स की बात क्यों हो रही है, इसका रीजन तो मुझे एज अ डॉक्टर भी नहीं पता, क्योंकि वैक्सीन्स के ऊपर तो हर कंट्री में काम हो रहा है। जी 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 जी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वैक्सीन्स हैं, इनका मतलब क्या होता है कि अपनी ही बॉडी की कुछ सेल्स होती हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को एक तरह से स्टिमुलेट कर सकती हैं, और कुछ उन्हीं के कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मॉलिक्यूल निकाले जा सकते हैं, जैसे पेप्टाइड्स करके प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, मैसेंजर RNA करके कंपोनेंट हो सकता है। जैसे कोविड में वैक्सीन्स बनाई गई, उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कुछ वैक्सीन्स बनाई जाती हैं जिसको कैंसर में का ट्रीटमेंट करने में या कमी करने में हमें सहायता मिलती है। तो कैंसर वैक्सीन्स जो है ये एक बहुत ही डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर कैंसर्स, और दुनिया की हर कंट्री में इसके ऊपर काम हो रहा है। रशिया में जो काम हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। वो हर कंट्री में काम हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में काम हो रहा है, और मे बी कुछ कंट्रीज में तो डेवलपमेंट रशिया से भी आगे है। सो आई थिंक ये केवल एक मार्केटिंग या फिर एक मीडिया बेस्ड एक हाइप है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रशिया ने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडिया में भी ट्रायल्स चल रहे हैं, और बहुत सारी स्टडीज अच्छी फेवरेबल भी आ रही हैं। लेकिन रशिया में भी अभी तक कोई वैक्सीन बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रूव नहीं हुआ है। और जो वो जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, मोस्टली वो ट्रायल्स की ही बातें कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स की बातें कर रहे हैं। जैसे आज भी एक न्यूज आई कि उन्होंने आज ह्यूमन बेस्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। तो हाँ, वो बस एक्सपेरिमेंट्स ही की बातें हो रही हैं। वो ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा चमत्कारी इलाज आ गया है कि आप जाएंगे और आप
आपको वो वैक्सीन लग जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर और ऐसा वैसे- कुछ नया नहीं है। या डॉक्टर साहब, वैसे भी वैक्सीन जो है वो तो एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि हम पहले ही ले लें, जिससे कि हमारी बॉडी उन चीजों को पहचान कर जी। डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत कर ले जी। और आगे अगर वो बीमारी हमारे अंदर आए तो हम लड़ने के लिए तैयार हों। जी सर, तो देखिए वैक्सीन ना दो तरह की होती है, एक होता है थेरेप्यूटिक वैक्सीन और एक होती है प्रिवेंटिव वैक्सीन। राइट। अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हेपेटाइटिस बी वायरल वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी से कैंसर होता है, एचपीवी से कैंसर होता है। अगर हम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ही ना होने दें तो हेपेटाइटिस बी से कैंसर ही नहीं होगा। करेक्ट, एक कॉज कम। एक तो ये हो गया, एचपीवी में भी एचपीवी ना होने दे तो एचपीवी से होने वाला सर्विक्स का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स नहीं होंगे। Okay. तो वो प्रिवेंटिव वैक्सीन है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं थेरेप्यूटिक Curative, वैक्सीन okay. की। जैसे कि ना एक प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर में ऑलरेडी एक अप्रूव्ड वैक्सीन है जो यूएसए में ज्यादा यूज होती है, सेपुलोसाल टी करके बोलते हैं। ओके। वो वैक्सीन है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। वो Okay. एक तरफ की बॉडी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देती है जो कि कैंसर का खात्मा करती है, इसलिए उसको वैक्सीन से मिलता जुलता टर्म वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यानी कि दो तरीके की वैक्सीन के बारे में हम बात हुई दोस्तों। जी। एक तो प्रिवेंटिव वैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और स्पेसिफिकली कैंसर ट्रीटमेंट में जो वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है या अवेलेबल है वो थेरेप्यूटिक यूसेज की वैक्सीन जी, हैं। जी। आपने जैसे अभी जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो अचानक से मेरे ख्याल आया था सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में तो बहुत वक्त से सुनते आए हैं जी बिल्कुल। कि लेडीज को यूज करते हैं, वैक्सीन दे देते हैं, और मतलब रादर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस चीज को बिल्कुल। प्रमोट किया जाता है जी। कि आप कर लीजिए। इज दैट अ प्रिवेंटिव वन और अ थेरेप्यूटिक वन? सो दैट्स अ प्रिवेंटिव वन, क्योंकि Okay. सो देखिए दो चीजें यहाँ पे जरूरी है समझना। एक तो मिथ ये था, पहले लोगों को लगता था कि सर्वाइकल कैंसर से मर जाएंगे। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन के आसपास भी बहुत ज्यादा मिथ है। बहुत साइड इफेक्ट हो जाएगा, लोगों को लगता था शायद इनफर्टिलिटी हो जाएगी। Oh. इस चक्कर में लोग वैक्सीन मतलब लेते नहीं। ओपीडी में आते हैं लोग तो मेन कंसर्न यही होता है कि इज इट सेफ। ओके, लोगों को लगता है कि कैंसर से जुड़ी हुई चीज है, शायद सेफ नहीं होगी। ऑफ कोर्स। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है इट्स वेरी अनसेफ वैक्सीन, Absolutely. व्हिच इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। इट इज अ वेरी सेफ वैक्सीन। मैम, आपने बातचीत की शुरुआत में ही कहा जी। कि जब कैंसर बोला जाता है तो ऐसा लगता है मृत्युदंड मृत्युदंड जी। घोषित कर दिया गया। जी। तो वहां पर ये फिर सारी भ्रांतियां और ये जी। सारे शक कि सेफ है कि नहीं है, ये सब आने लग जाते हैं। जी, तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन में ऐसा ही है कि इट्स कि जैसे किसी को आजकल तो पुरुषों में भी दिया जा रहा है। जी, आजकल जी। द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इज कि पुरुषों में भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स एचपीवी की वजह से पुरुषों में भी होते हैं। और बिकॉज एचपीवी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सर, अगर हम पुरुषों को वैक्सीनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है फीमेल्स का भी प्रोटेक्शन होगा। हो जाएगा, correct। तो इसीलिए अगर हमें एक्चुअली एचपीवी ट्रांसमिशन रोकना है तो हमें पुरुषों और महिला दोनों को ही वैक्सीनेट Vaccinate करना करना पड़ेगा। चाहिए। तो अब जैसे एचपीवी इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हमने वैक्सीनेट किया। इन्फेक्शन नहीं होगा आगे तो आगे कैंसर नहीं डेवलप होगा। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन या एचपीवी वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन। ओके। अगर बीमारी ऑलरेडी डेवलप हो गई है, जैसे कैंसर किसी को ऑलरेडी डेवलप हो गया है और वहां पे हम ट्रीटमेंट में कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ थेरेप्यूटिक वैक्सीन। थेरेप्यूटिक फैक्टर। जी। आपने अभी अभी जिक्र किया कि यूएस में प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो जी, और भी कई कंट्रीज में वैक्सीन यूज की जा रही हैं, दैट इज द थेरेप्यूटिक वन। यस यस, सेपुलोसाल टी करके बोलते हैं सर। ओके Yes. ओके, अमेजिंग। सो दोस्तों, ये जानकारी बहुत बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। देयर आर वैक्सीन्स, कई सारी हैं जो प्रिवेंटिव तो हैं ही हैं, उसके अलावा थेरेपेटिक यूसेज के लिए, मतलब कि इलाज के लिए वैक्सीन को यूज किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर की एक वैक्सीन है। एक और बात बहुत ही आराम से कैंसर पेशेंट्स के परिवार में या जानकार में, वो जिससे भी बात करते हैं निकल के आती है कि अरे कीमोथेरेपी लगेगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, ये है वो है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा लो। जी। तो आयुर्वेद में है ट्रीटमेंट मैम? सर देखिए, हमारा एंशियंट साइंस है और इतने सालों से चल रहा है। सो बेसिकली मुझे लगता है आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बॉडी के लिए बड़ी अच्छी हैं जी, और कहीं ना कहीं ये कैंसर के इलाज में भी कारगर सिद्ध हो सकती हैं। हमारे पास मेन चैलेंज ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन को जैसे हमने ट्रायल्स में टेस्ट किया है, जैसे उनका एविडेंस दिखाया है, वैसे हमने आयुर्वेदिक सिस्टम को नहीं टेस्ट किया है। ओके। तो हमारा मेन चैलेंज ये है कि बेनिफिट कहाँ है, कितना है, कंपैरिजन में और किस दवाई का कितना बेनिफिट है, ये डेटा हमारे पास नहीं है, एविडेंस नहीं है। करेक्ट करेक्ट। है ना, जैसे कि अब जैसे हमने एलोपैथी मेडिसिन में हमने बोला कि ये दवाई इस्तेमाल करनी है,
तो हमने क्यों बोला कि दवाई इस्तेमाल करनी है? क्योंकि देखिए ट्रायल या स्टडीज डिजाइन होती हैं कि 100 लोगों को हमने ये दवाई दी, 100 लोगों को हमने ये दवाई नहीं दी, और हमने ये पाया कि इस ग्रुप को हमने दवाई दी और इसमें बेनिफिट आ गया। तो हमें पता है कि इतना बेनिफिट है, हमें ये पता है इतना साइड इफेक्ट है, उसका परसेंटेज इतना है। इस हिसाब से ना स्टडी नहीं है आयुर्वेद में। ओके। अब मेरे पास ये पेशेंट पूछते हैं कि क्या सर हम इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम आपकी कीमोथेरेपी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मैंने कहा देखो कोई मेरे पास स्टडी ही नहीं है जो ये बोले कि आयुर्वेद की ये दवाई हमारी एलोपैथी की इस दवाई से बेटर है। जब तक मेरे पास ये स्टडी या एविडेंस नहीं आएगा मैं रिकमेंड नहीं कर सकती। सो इसीलिए रिकमेंड करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं है। सो हम तो देखिए हमने किसी चीज का एविडेंस देखा हो, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप 4 लोगों से पूछते हैं, राइट? आप ये देखते हैं कि ये वुड क्वालिटी उस वुड क्वालिटी से बेटर है। देयर इज सम काइंड ऑफ एविडेंस विच इज गोइंग इनसाइड योर हेड, जिसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाते हैं। करेक्ट। तो वो एविडेंस ही नहीं है। तो आयुर्वेद के साथ प्रॉब्लम ये है, हाँ कहने का एविडेंस नहीं है, ना कहने का एविडेंस नहीं है ना? तो अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है आयुर्वेद के साथ, जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में सर लेड का पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटीज है, कॉन्टेमिनेशन, क्योंकि दवाइयां बनाने का तरीका स्टैंडर्डाइज नहीं है। आपको ये नहीं पता कौन सा कितना स्टैंडर्ड ब्रांड है, उसका चेकअप कितना किया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने। देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज का एक बहुत मेजर रोल होता है दवाइयों में। वी आर टॉकिंग अबाउट अवर हेल्थ, तो एक मेजर चैलेंज वहां पर भी है। अगर किसी मरीज को कोई दवाई लेनी हो तो वो कहाँ से किस वैलिडेटेड अच्छे सोर्स से ले, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एविडेंस ही नहीं है रिकमेंड करने का, और दूसरा क्वालिटी इश्यूज हैं। तो इसलिए वी डोंट रिकमेंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जबकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं दवाइयाँ, हमें बहुत बेनिफिट्स देते हैं कि जो हमारा सिस्टम है कि हम अपनी हेल्थ मेंटेन करें। लेकिन टू रिकमेंड देम एज अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, मुझे लगता है कि थोड़ा हम एविडेंस जनरेट करें। अब इंडिया के पास कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी सब कुछ है, और इंडिया इस बारे में लीड ले सकता है कि हम ट्रायल्स करें, स्टडीज करें, एविडेंस जनरेट करें और दुनिया को दिखाएं कि हमारे पास एक ऐसी दवाइयां हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो कि वर्ल्ड में यूनिक है और शायद बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। एंड देन मे बी वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड। ओके जी, बहुत क्लियरली दोस्तों डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम बतला रही हैं कि आयुर्वेदा इज गुड, हमारी एंशिएंट साइंस है जी, लेकिन हमारे पास एविडेंस बेस्ड डेटा नहीं है जी। तो इसलिए बहुत स्ट्रांगली और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत कन्विक्शन के साथ रिकमेंड नहीं किया जा सकता। Agreed. ठीक है, आपकी मर्जी, आप कर लें, लेकिन एविडेंसेस नहीं है, डेटा नहीं है। और जैसा तिवारी मैम ने कहा कि हमें बहुत सारी स्टडीज की जरूरत है। और यूं देखें, उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान में जिसमें हमारी ये एंशिएंट साइंस मौजूद है, हम लीड ले सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है। तो मैम, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में कैंसर के बारे में, कैंसर की भ्रांतियों के बारे में, सच्चाइयों के बारे में, और कीमोथेरेपी से रिलेटेड स्पेसिफिकली उसकी भ्रांतियों के बारे में, उससे सच्चाई के बारे में। पिछली बार आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिटेल में बताया। अभी हम लोग कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले के कुछ बातों में आपने बताया कि इट्स नॉट सच अ डेंजरस थिंग जिसके बारे में हम घबरा जाएं। अभी एक सवाल दिमाग में मेरे आ रहा है कि कीमोथेरेपी से रिलेटेड जो टॉक्सिसिटीज आती है जी, सबसे पहला, और आपस में बातचीत करके लोग तय कर लेते हैं कि जी बाल तो उड़ ही जाएंगे। हाँ, बॉलीवुड में हमेशा यही दिखाते हैं। किसी जमाने से चल रहा है, किसी जमाने से कि हेयर लॉस हो रहा है। हाँ, तो मतलब तो इसका कैंसर और कीमो चल रही है। क्या हर कीमोथेरेपी से बाल उड़ जाते हैं, या ये भी माना जाता है कि जी शरीर तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा? क्या हर कीमोथेरेपी से ऐसा हो जाता है? ये भी एक भ्रांति है। देखिए सर, कुछ ना हम बैकग्राउंड समझते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर है कि नहीं, हर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता है। ओके। बहुत सारी कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता। मतलब कई बार तो इतने कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लोगों को लगता है यार तुम्हारी कीमोथेरेपी चल रही है। मतलब ये ना लोग पूछते हैं क्वेश्चंस पेशेंट से कि ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। एक पेशेंट थे हमारे, वो इतने फिजिकली फिट थे कि वो 40 किलोमीटर, आज कीमोथेरेपी कराई, 40 किलोमीटर नेक्स्ट डे वो साइकिलिंग के लिए जाते थे। तो ना देखिए, हर कीमोथेरेपी एक जैसी नहीं होती, उनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल एक जैसे नहीं होते, और हेयर लॉस भी सेम मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपीज में अभी एक्चुअली नहीं होता। इशू क्या था ना सर, जब कीमोथेरेपी की दवाइयाँ लॉन्च हुई, देखिए
जब वर्ल्ड वॉर हुए उस समय पता चला कि कुछ गैसेस होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स को भी किल करती हैं और कैंसर सेल्स को भी किल करती हैं। मस्टर्ड गैस वगैरह टाइप। हाँ, टाइप, एग्जैक्टली। तो वेरी गुड एग्जांपल्स। तो वहां से पता चला, तो उनका पर्पस था टू किल। ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी का पर्पस है टू किल। ये ना केवल साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट की दवाइयां नहीं होती हैं, इनको कैंसर्स को किल करना है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। सो इनका पर्पस था टू किल, तो दे वर सपोज टू बी वेरी एग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो वहां से फिर ये स्टार्ट हुआ कि भाई हमें दवाइयां देके किसी तरह कैंसर्स का खात्मा करना है, और वहां से इस्तेमाल करते 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 फिर उसके बाद रिफाइनमेंट स्टार्ट हुई। फिर हमें ये पता चलना शुरू हुआ, फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर शोध हुआ कि हाँ, कीमोथेरेपी शुड किल बट शुड नॉट हार्म। ऑलराइट। और उसके बाद फिर रिसर्च आज इतना इवॉल्व हो गया है कि हम जो मॉडर्न कीमोथेरेपीज यूज कर रहे हैं, तो हम केवल कीमोथेरेपीज नहीं इस्तेमाल करते, हम साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं। इतनी इफेक्टिव दवाइयां आ गई हैं कि एक तो कीमोथेरेपी प्रिपरेशंस ऐसी आ गई हैं जिनमें साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और कुछ ऐसे सपोर्टिव केयर आ गई है। जैसे पहले ना, आज से 15 साल पहले अगर मैंने किसी को कीमोथेरेपी दी, लोग फोन करते थे, सेम डे फोन करते थे, नेक्स्ट डे बहुत उल्टियां हो रही हैं, बहुत उल्टियां हो रही हैं। मरीज आगरा से आया, जा ही नहीं पा रहा कि हमें तो आगरा जाना था, हम तो जा ही नहीं पा रहे, इतनी उल्टियां हो रही हैं, हम अगला साइकिल तो नहीं करवाएंगे, हम अगली डोज नहीं लेंगे, हमें इतनी उल्टियां, डॉक्टर साहब बड़ी खराब हालत है। आजकल वॉमिटिंग की इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई, 0 वॉमिटिंग। लोग दवाई लगवाते हैं, अगले दिन अपने ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, वापस जाते हैं, 0 वॉमिटिंग, करेक्ट, 0 नॉसिया, एंटीएमेटिक्स वगैरह। हाँ, तो सपोर्टिव केयर बहुत इवॉल्व हो गया है। तो हमें आज इतना पता है कि कीमोथेरेपी कैसे देनी है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कैसे कम करने हैं, और बहुत सारी कीमोथेरेपी की दवाइयां भी ऐसी आ गई हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स इनहेरेंटली बड़े कम हैं। ओके। सो देखिए सर, रिसर्च हर तरफ ही प्रोग्रेस कर रहा है। अब इसमें ना एक न्यूरोपैथी करके एक साइड इफेक्ट होता है। कुछ कीमोथेरेपीज क्या करती है ना, नर्व को डैमेज करती हैं। अच्छा, उससे क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि चीटियां काट रही हैं, सेंसेशन एब्नॉर्मल हो जाती है, मिसविंग हो जाती है, झुंझुनी होती रहती है, झुंझुनियां होती रहती हैं। कुछ दवाइयों पे तो फ्रिज में हाथ डालने में झुंझुनी हो जाती है ना, बिल्कुल। तो ऐसे होता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में एक्चुअली पूरा रिजॉल्व कर जाता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स अगर होते भी हैं तो ये यूजुअली विद टाइम सेटल कर जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। जी 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 जी, ऐसा है कि कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि रहते हैं। तो जैसे कि आप सपोज करिए, कुछ कीमोथेरेपीज ऐसी होती हैं जिनसे स्पर्म काउंट कम होता है, ओके, इनफर्टिलिटी होती है, ओवा का काउंट कम हो जाता है। ये भी कुछ कीमोथेरेपीज में बिल्कुल नहीं होता, कि कुछ कीमोथेरेपीज में 5% के आसपास है, कुछ कीमोथेरेपी में 40-50% के आसपास है। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पे फिर हम ये रिकमेंड करते हैं, देखिए मुझे तो पता है कि आज इसका कीमोथेरेपी ये प्लान किया है मैंने, तो वहां पे मैं वो ये एडवाइस करती हूँ कि भाई इसमें स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आप स्पर्म प्रिजर्वेशन करवा लो, है ना, ताकि आगे अगर आपको बच्चे करने हैं तो आपके पास स्पर्म का अगर आपका काउंट कम भी हो जाता है तो आप स्पर्म डोनेशन और वो स्पर्म प्रिजर्वेशन से आप सैंपल यूज कर सकते हैं, स्पर्म बैंक्स। सो सर, सपोर्टिव केयर बहुत इंप्रूव कर गया है। लेकिन हाँ, अगर लोगों को ये लगता है कि कीमोथेरेपी बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, तो वो बात भी सही नहीं है। जी, देखिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट वो मैनेजेबल होते हैं, और सपोर्टिव केयर इवॉल्व करने की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बहुत आराम से मैनेज किए जाते हैं। जी, और मोस्ट ऑफ देम द साइड इफेक्ट्स आर यूजुअली रिवर्सिबल। हेयर लॉस रिवर्सिबल, 1-1.5 महीना 2 महीने में बाल इतने बढ़िया आने शुरू हो जाते हैं कि कहना ही क्या। अब बात करें डॉक्टर साहब कि ये कैसे संभाला गया, जो डेवलपमेंट हुआ, तो लेट्स टॉक अबाउट सपोर्टिव केयर। जी बिल्कुल। किस तरीके की सपोर्टिव केयर्स आजकल अवेलेबल हैं? जैसे अभी अभी आपने बात करी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। जी जी। अब है कई सारी कैंसर ट्रीटमेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जी। तो वो झंझनाहट होती है, हाथों पैरों में कालापन आ जाता है, जी, हेड एंड फुट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं आप। सो किस तरह की सपोर्टिव केयर, जी, किस तरह के इंडिकेशंस मतलब कैंसर टाइप्स में अवेलेबल है मैम? सर देखिए, सपोर्टिव केयर थैंकफुली एवरी कैंसर में अवेलेबल है, हर कीमोथेरेपी के साथ अवेलेबल है। अब जैसे कोई पेशेंट आया और मैंने उसका ट्रीटमेंट प्लान बना दिया, ओके, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इसको मैं ये दवाई देने वाली हूँ। अच्छा, ये ना ब्लैंकेट नहीं होता है, मरीज का हाइट क्या है, पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसा है, पहला तो मॉडिफिकेशन मैं वहां पे करूंगी इलाज का। अगर आपका वजन 40 kg है और किसी का वजन 80 kg है, दोनों की ही कीमोथेरेपी की डोजेस डिफरेंट होती हैं। ओके। अब जैसे कि आप पैरासीटामोल का एग्जांपल ले लो, पैरासीटामोल में एडल्ट्स में सेम डोजिंग है कि बुखार हुआ तो चलो 500 mg की गोली ले ली, 650 mg की गोली ले ली। कीमोथेरेपी में ऐसा नहीं है, वो तो सरफेस एरिया से जी बिल्कुल। तो आपका हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ओके,
उस बात पे डोज डिपेंड होती है। Okay. तो पहला तो जो सपोर्टिव रोल आता है वो वहीं पे आ जाता है कि साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली, उसने डिसाइड कर लिया कि हर 2 इंसान की डोजिंग एक जैसी नहीं है। ओके, इट इज नॉट लाइक पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक का डोज। जी 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 जी, है ना, तो कीमोथेरेपी का जो डोज और ये साइड इफेक्ट्स कम करने के लिहाज से ही किया गया ओके, है ना, कि आपका जो बॉडी सरफेस एरिया है और आपका जनरल कंडीशन कैसा है। जी। देखिए कैंसर में मरीज कोई बहुत कमजोर हो सकता है और कोई ऐसा है कि चलता फिरता है खट्टा कट्टा आदमी भी आ गया, दोनों की ही डोज डिफरेंट रहेगी, बिल्कुल भले ही सही उनका बात बॉडी है। सरफेस एरिया सेम हो बिल्कुल सकता सही है। बात। तो जनरल कंडीशन कैसी है इस बात पे भी कीमोथेरेपी की डोजिंग डिपेंड करती है। तो पहला सपोर्टिव केयर तो इस कंसिडरेशन से आ जाता है कि पेशेंट का हाइट, वेट, बॉडी सरफेस एरिया और पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसा है। अच्छा, जैसे मैंने ना एक एग्जांपल दिया आपको वॉमिटिंग की मेडिसिन का, तो हम आज हमें असेसमेंट से इतना पता है कि किस कीमोथेरेपी से कितनी वॉमिटिंग हो सकती है, कितनी बिल्कुल, नोजिया हो सकती है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से वैसे नोजिया वॉमिटिंग ना हो उनकी मेडिसिन होती है। अच्छा, आजकल ना बहुत सारे ट्रीटमेंट से मुंह में छाले हो सकते हैं, तो फिर हमें उनके कुछ प्रिकॉशंस हम बताते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि मुंह में छाले ना हो। कीमोथेरेपी जब चल रही होती है ना सर, तो उस समय हम बर्फ के टुकड़े देते हैं पेशेंट्स को मुंह में रखने के लिए। बर्फ के टुकड़े? बर्फ के टुकड़े। ओके। देखिए बर्फ से क्या होता है ना, टेम्परेचर लो हो जाता है, वो कैपिलरी एक्शन से ब्लड नहीं आएगा वहां, ऐसा? हाँ एग्जैक्टली। Okay. तो क्या होगा ना सर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, हाँ, हाँ, ब्लड वेसल्स ऐसे श्रिंक कर जाएंगे, तो कीमो वहां नहीं तो वहां आएगी। कीमो की डिलीवरी नहीं होगी, ओके, तो मुंह में छाले नहीं होंगे। दैट्स वेरी और ये इंटरेस्टिंग। बहुत सिंपल है। जी, जी, जी। इट इज समथिंग वेरी सिंपल कि कीमोथेरेपी हुई। अब पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि मैं मुंह में हमने बर्फ रख लिया, बहुत ठंड लग रही है, हाँ। कहीं गला तो नहीं खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, कीप इट, आप बाद में थैंकफुल रहोगे। ओके, है ना, तो देखिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब तक कीमोथेरेपी चल रही होती है हम कहते हैं कि बर्फ आप मुंह में रख के बस सक किया करिए, आइस चिप्स, है ना। सो एक ये स्ट्रैटेजी है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, पानी अच्छे से पीना। ओके, हाइड्रेशन। सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। पानी अच्छे से पीने से सर वैसे ही साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। Correct, फेटीग कम हो जाता है, नोजिया कम हो जाता है, वीकनेस, एवरीथिंग रिड्यूसेस। Wow. और कितना सिंपल चीज है सर। तो देखिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है जो लोग नहीं समझते। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखना। जी, लोगों को जी, लगता है जी। ना कि हम भाई कीमोथेरेपी चल रही है तो हमें सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। फेटीग हो रहा है, ये वो। एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो फेटीग कम रहेगा, थकान कम रहेगी। मैम लोगों को amazing सुनने में, बात हाँ कही सुनने आपने। में बड़ा अजीब लगता है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो थकान तो बढ़ जाएगी। जी, 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 बट जी। अगर आप बॉडी को अप एंड गोइंग रखेंगे ना सर, तो एक्चुअली जो आपकी जो सिम्टम्स हैं, है ना, वो इम्प्रूव करेंगे। ओके ओके, यस, आपका बॉडी का जो फाइटिंग कैपेसिटी होता है वो इम्प्रूव करता है। अच्छा, बाकी देखिए कीमोथेरेपी स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो स्पर्म बैंकिंग और एग बैंकिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, एम्ब्रियो बैंकिंग के ऑप्शंस होते हैं। Okay. अच्छा, किसी कीमोथेरेपी से डायरिया हो सकता है, तो वहाँ डायरिया ना हो उसकी दवाई देते हैं। किसी कीमोथेरेपी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो फिर हम वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन ना हो Laxative ऐसी या- मेडिसिन देते हैं। जी जी, सपोर्टिव केयर में इतना रेवोल्यूशनाइज हो गया है केयर कि हमें इतना पता है कि कैंसर से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम कैसे एंटिसिपेट करके हम उसका ट्रीटमेंट दें। अच्छा, एक बहुत फियर था कि कई बार ना हम कीमोथेरेपी देते तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। जी, इट्स अ जी। वेरी बिग फियर, है ना, कि कीमोथेरेपी, एंड दैट इज द रीजन लोग कहते हैं कि यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे में मत जाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत खाना, कच्चा मत खाना, पक्का मत खाना। आजकल क्या हो गया ना, इम्यूनिटी बूस्टर्स के इंजेक्शंस आ गए हैं कि ब्लड काउंट्स, कई बार होता है कीमोथेरेपी से ब्लड काउंट फॉल कर जाते हैं, ब्लड काउंट्स ना फॉल करें, ऐसे भी इंजेक्शंस आ गए हैं। प्लेटलेट काउंट्स ना फॉल करें। तो अगर देखिए ब्लड काउंट्स फॉल नहीं करते तो हमें पता है कि हम कीमोथेरेपी की इंटेंसिटी, डोसेज भी मेंटेन कर सकते हैं। सो आजकल ना कीमोथेरेपी देने का मतलब केवल कीमोथेरेपी नहीं होता है, Overall- उसके आसपास मल्टीपल और एक सिस्टम बना के हमें पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम बना के ट्रीट करना होता है। बहुत बढ़िया। सो अब तो और कुछ पेशेंट्स को अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो फिर उनका भी ट्रीटमेंट होता है। सब कुछ करने के बावजूद साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल और इसलिए हो सकते फियर भी है। बिल्कुल सही। आजकल एक डिवाइस आई है कूल कैप की। आई स्वेयर डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं आपसे बोलना नहीं चाहता था कि 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आपने अभी अभी बर्फ को मुंह में रखने की बात की, तब उस वक्त मेरे दिमाग में आ गया था। जी। काफी समय पहले मैंने ये कूल कैप के बारे में सुना था, जो एक भारी भरकम सोशल स्टिग्मा है कि मेरे बाल उड़ जाएंगे। जी। हाँ जी, तो कहीं मैंने सुना था कि वो कूल कैप सर पे रखने हाँ जब सर, एक कीमो लगे डिवाइस है। होती है जब कीमोथेरेपी चलती है, तो प्लीज वो डिवाइस। उसके बारे में बताइए ना। हाँ सर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर टेम्परेचर किसी भी पार्ट का हम लो कर देते हैं तो Okay. कीमोथेरेपी का जो डिलीवरी होता है वहां पे उस एरिया में कम हो जाता है, क्योंकि बात ब्लड है। वेसल्स वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो कूल कैप में यही होता है कि वहां पे ना हम एक ऐसी टोपी, सो इट्स लाइक अ डिवाइस कि जिसमें ना एक डब्बे जैसी डिवाइस रहती है ठीक है। जो कि टेम्परेचर रेगुलेट करती है, और एक
टोपी होती है, कैप होती है जो कि सर पे रखते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, और फिर उसको उस डिवाइस से अटैच करते हैं, तो वो जो लो टेम्परेचर, जो बाल का टेम्परेचर, हेड का, स्कैल्प का टेम्परेचर होती है, उसको लो कर देती है, एज लो एज 5 डिग्रीज। ओह माय गॉड, जी, ओके, बहुत लो कर देती है। ठंड लगती है। इंडिया में तो कुछ लोग एक्चुअली प्रेफर करते हैं। तो और वहां पे इट हैज बीन सीन कि हाँ, हेयर लॉस काफी कम हो जाता है। वाओ, सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। अच्छा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कम करने का भी स्ट्रैटेजी है कि जी। ऐसे ग्लव्स आते हैं जो कि टेम्परेचर ना हाथों और पैरों का कम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उनको ड्यूरिंग कीमोथेरेपीज वो ग्लव्स इस्तेमाल वो किए भी जाते ठंडे हैं। होते होंगे। जी, ओके। और या फिर ना थोड़ी सी उनकी फिटिंग ऐसी होती है कि कीमोथेरेपी की सप्लाई ना होने दें। तो अच्छा। या तो टाइट फिटिंग ग्लव्स होते हैं या फिर जो टेम्परेचर वाले ग्लव्स आते हैं, 2 तरह के ग्लव्स होते हैं। बहुत बढ़िया। तो उससे भी जो कीमोथेरेपी की सप्लाई है वो नहीं होती है, और जिससे न्यूरोपैथी भी कम हो जाती है। बहुत बढ़िया। मतलब सीरियसली आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हो तो मेरे दिमाग में विजन्स आ रहे हैं जी। कि सोशल स्टिग्मा जो एलोपेशिया का है, मतलब आई मीन बाल Yes, गिरने का है, जी, वो महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। And certain communities, ऑफ yes. कोर्स ब्रेस्ट कैंसर या जो भी कीमो इनको लगी और बाल निकल गए, तो लेडीज को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चलिए जी, ठीक है, जेंट्स का तो ओके टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन वो भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो चले हैं। तो कूल कैप उनके लिए तो बहुत ही जोरदार चीज हो सकती है। यस, इट्स अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी। मतलब आप एक सोशल स्टिग्मा से, और जबकि कुछ भी इंटरवेंशन नहीं है, जी। मतलब कोई बॉडी के अंदर कोई चीज नहीं डाली जा रही है, सिर्फ एक कैप पहन के बैठना है। yes। हाथों की बात बताई आपने, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, Yes। तो आपने वो ग्लव्स के चीज बारे में बताई। बताया जी। दिस इज अ ब्यूटीफुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यस कि बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है कि जी कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें और बस कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम कर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट शानदार हो जाए। जी। तो मैम, अब अभी जैसे आप बोलते बोलते मेरे दिमाग में यही 2 चीजें आ रही थी। एक, आई मीन, दो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग हियर, यू आर द डॉक्टर हियर। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में काफी समय पहले सुनने में आया था कि अगर बी कॉम्प्लेक्स की डोजेस ढंग से दी जाएं तो, या आई डोंट नो, आई मीन टाइट्रेशन आपको ज्यादा पता होगा, कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी उससे भी बहुत कुछ कम की जा सकती है। ये भ्रांति है मैम? तो यहाँ पे ना एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। हमारे इंडियन पॉपुलेशन जो है ना, उसमें बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं। ओके। अच्छा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हमारी बहुत सारी डाइट जो वेजिटेरियन होती हैं उसमें B12 नहीं होता। Oops, अगर आप B12 के सोर्सेज देखेंगे सर, तो मोस्टली वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स पे हैं। ओके। तो हमारी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो B12 डेफिशिएंट होते हैं। अच्छा, B12 डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथी होने का रिस्क बढ़ता है। ओके। जी, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि हम अगर कुछ विटामिन बी दें, बी कॉम्प्लेक्स दें, B12 सप्लीमेंटेशन दें, तो न्यूरोपैथी इंसिडेंस कम होती जाती है। और इसमें फैक्ट भी है। Okay. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको, जिसको भी न्यूरोपैथी हो रही है, आप बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपीज तो हम बहुत ज्यादा विटामिन सप्लीमेंटेशन एक्चुअली हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि एक ये भी थॉट है कि आप जितना विटामिन दोगे, हो सकता है कीमोथेरेपी का एफिकेसी कम हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो इस बात से कि हाँ, आप ये देखिए कि किसी को कुछ विटामिन के लेवल करवा लीजिए, डेफिशिएंसीज हैं तो उनको आप पूरा करिए, वो सप्लीमेंट्स दीजिए, टैबलेट्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, और वहां पे हेल्प होती है। बट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर केवल बी कॉम्प्लेक्स देते जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली लोग करते हैं, उसमें कोई राइट अप्रोच नहीं है, और उसका डेटा भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए, और उससे न्यूरोपैथी बहुत कम भी नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा ना डॉक्टर साहब जी, कि आप फिजिशियन हैं, जी। आप बहुत सारा डेटा देख चुके हैं, जी। क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है, जी। तो अंधाधुंध बी कॉम्प्लेक्स को बड़ा ही नॉर्मल रूटीन दवाई मान के हम लोग यूं ही चूरन की तरह फांक लेते हैं। वो चीज नहीं करनी तो चाहिए। इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं हम। Absolutely. कि दवाई लगते ही पेशेंट को लगता है कि मैं तो ठीक हो गया। हाँ। एक बार हमने ना इसलिए एक सलाइन चढ़ा दिया था एक पेशेंट को, क्योंकि हमें पता था इनके सारे विटामिन ठीक है, एंड द पेशेंट बिकेम बेटर। ओके। वी नो कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो इतना अच्छा काम करती है ना कई बार। इस बात से डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जी। सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कि साहब इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में आ चुकी है, जी। लोगों को पता भी चल चुका है, और बहुत ही जी। टारगेटेड बड़ी अच्छी विधा आई है ट्रीटमेंट की। लेकिन कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि डॉक्टर्स जो है इम्यूनोथेरेपी के नाम पे इम्यूनो बूस्टर्स प्रोटीन खिला के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये एक भ्रांति है या सच है? I'm sorry. सर देखिए, अब ना इम्यूनोथेरेपी के नाम पे ना लोगों को देखिए क्लैरिटी है नहीं इम्यूनोथेरेपी होता क्या है। वो तो इम्यूनोथेरेपी के नाम पे लोग नींबू के रस को भी इलाज में मान लेते हैं कि भाई ये तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये भी इम्यूनोथेरेपी है। ओके। तो ये कि एंटीऑक्सीडेंट हम खाने में ये 4 चीजें लग रही हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो डॉक्टर साहब हमारी तो इम्यूनोथेरेपी चल रही है। ओके।
तो ना इम्यूनोथेरेपी किसी को देखिए कुछ पता नहीं है कि क्या है, क्लैरिटी नहीं है, एक बहुत ही वेग सा टर्म बन गया है जिसके अंदर शायद बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है, सो विच इज ऑफ कोर्स नॉट राइट। ऑफ कोर्स हम जिस इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं जो कि कैंसर में इफेक्टिव है, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग्स है। बिल्कुल। जब कैंसर बॉडी में बढ़ता है, देखिए ये बात लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारी बॉडी, अवर बॉडीज डिफेंस, जो बॉडी इम्यूनिटी है, दैट इज अवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर कैंसर्स। इट इज नॉट जस्ट फॉर इन्फेक्शन। कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो केवल इन्फेक्शन से नहीं लड़ती है, वो हमारी कैंसर से भी लड़ती है जी। ऐसा हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में शायद कहीं ना कहीं कैंसर बन रहा है, बट उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को उसका खात्मा कर रही होती है। तो इसीलिए इम्यूनोथेरेपी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि बॉडी की इम्यूनिटी है, इसी को हम किसी तरह बढ़ाते हैं कि अगर किसी को कैंसर डेवलप हो गया हो तो वहां पे भी कैंसर का वो खात्मा करे। बॉडी की ओन इम्यूनिटी। जब कैंसर बढ़ने शुरू होता है तो वो बॉडी की स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि कैंसर से लड़ती है उसको सप्रेस करना शुरू करता है। नाइस। उसको सप्रेस करना शुरू करता है और इस तरह कैंसर बढ़ता है। मतलब देखिए आपस में झगड़ा हो रहा है ना, फाइटिंग हो रही है। तो जब कैंसर बढ़ता है तो एट सर्टेन टाइम पॉइंट इट टेक्स ओवर, ये बॉडी की इम्यूनिटी को ही दबाने सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो आजकल जो मॉडर्न इम्यूनोथेरेपीज आई हैं उनका पर्पस ये है कि वो बॉडी की उस स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाएं जो कि कैंसर का खात्मा करती है। ओके। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग है। अभी जैसे बोलते हैं इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स करके आजकल एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि इंडिया में अब काफी यूज हो रही है बहुत सारे कैंसर से। वो यही काम करती है कि जो सप्रेस इम्यूनिटी हो गई है इसको वापस रीएक्टिवेट करें और कैंसर्स का खात्मा करें। अच्छा, हमने ट्यूमर वैक्सीन्स की बात की। वैक्सीन्स का काम भी तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही होता है एक तरीके से, ऑफ कोर्स जी। तो कैंसर वैक्सीन्स भी एक तरह की इम्यूनोथेरेपीज हैं। तो कुछ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स करके एक क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, एक कैंसर वैक्सीन्स हैं। फिर एक क्लास ऑफ ड्रग्स आ रही है जिनको हम डेंड्रेटिक सेल थेरेपीज बोलते हैं। एक क्लास ऑफ ड्रग है टी सेल, कार टी सेल। आजकल कार टी सेल सर्टेन ब्लड कैंसर्स में, लिम्फोमा में बहुत स्ट्रांग और अच्छा रिजल्ट दिखा रही है, एंड दैट इज अ क्लास ऑफ इम्यूनोथेरेपी। तो जब हम इम्यूनोथेरेपीज की बात करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम इन दवाइयों की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं या हम किसी खाने की चीज की बात कर रहे हैं। ये तो हम वहां पे इम्यूनिटी बूस्टर हमारे लिए वो नहीं होता। हम कुछ ऐसी दवाइयों की बात कर रहे हैं जिनका रिजल्ट और एविडेंस है कि ये कैंसर खात्मे में या कैंसर को रोकने में सहायक है। ओके जी मैम, इस बात से ना मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है कि अगर मैं इम्यूनो बूस्टर्स की बात, इम्यून सिस्टम को अच्छे करने की बात कर रहा हूँ कि जी वो मेरे अंदर के किसी कैंसर को पहले ही रोक देंगे, लड़ लेंगे जी, तो कुछ अच्छा खा पी लूं मैं? अच्छा नहीं सर, ये बहुत ही जरूरी और अच्छी चीज है समझना। जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, आप देखिए, आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टॉक में भी ये टॉपिक टच किया था कि कैंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देखिए 5 to 10% जेनेटिक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। जी, तो जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर है वही कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके। तो ये सारे ओवरलैपिंग रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको इतना पता है कि अगर मोटापा होगा तो डायबिटीज होगा, मोटापे से कैंसर भी होता है। बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही आपने बताया था। ये जो रिस्क फैक्टर्स है सारे ओवरलैपिंग हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने लाइफस्टाइल से काम करेंगे, अगर सपोज आप वेट रिडक्शन करते हैं, आप एक्टिव लाइफस्टाइल करते हैं, तो आपका कैंसर का रिस्क भी कम होता है और बाकी बीमारियों का भी रिस्क कम होता है। बिल्कुल सही बात है मैम, ये बात समझनी जरूरी है। आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करेंगे तो आप बॉडी का डिफेंस भी इम्प्रूव करते हैं। ऑफ कोर्स है ना। देखिए, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से बॉडी का डिफेंस डाउन होता है, ये बात शायद लोगों को पता नहीं है, बट डायबिटीज इज एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। डायबिटिक्स में बहुत सारे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है और डायबिटिक्स में कुछ कैंसर्स का रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि डायबिटीज इज एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है। ओके। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करते हैं तो आप बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को वैसे भी इंप्रूव करते हैं, आप बॉडी के डिफेंस को इंप्रूव करते हैं। अगर आप योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करते हैं, तो आप बॉडी की इम्यूनिटी को कहीं आप स्ट्रेसेस कम करते हैं। जैसे आप टाइम से सोते हैं तो आप बॉडी की इम्यूनिटी भी इंप्रूव करते हैं। और अगर आप बॉडी, तो आप एक तो आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करके वैसे भी कैंसर के रिस्क को कम करते हैं, और चूंकि आप बॉडी की इम्यूनिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो भी जो आपके कैंसर अगर कुछ हो भी रहे हैं तो उनका भी खात्मा करती है। बहुत बढ़िया मैम। तो जो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल है सर, वो तो बहुत ही जरूरी है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर हो भी गया हो तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से टॉलरेट होता है उन लोगों को जिनका लाइफस्टाइल अच्छा रहा हो। ओके जी, तो इलाज में भी चैलेंजेस कम आते हैं। ओके, है ना। आप सपोज करिए कोई इंसान 100 kg का है,
अब मुझे तो सोचना पड़ेगा भाई इसकी सर्जरी करानी है तो इसका तो एनेस्थीसिया रिस्क कितना हो जाएगा, है ना। इसको मैं अब देखिए मोटे आदमी होते हैं ना तो पेट में बहुत फैट होता है, एब्सोल्युटली, उल्टी का रिस्क बढ़ जाता है, अच्छा, ओके, वॉमिटिंग बहुत होती है ट्रीटमेंट के बाद। तो ना जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है उनमें ज़्यादा होते हैं। गॉट योर पॉइंट। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं, कैंसर होना, कैंसर से लड़ना और कैंसर के साइड इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स। इन तीनों ही फैक्टर्स पे आपका लाइफस्टाइल बहुत ही रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सो आई विल नंबराइज देम। नंबर 1, आपने बात करी हम अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, जी, मतलब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, अपना वजन कम करना, वेजिटेबल्स, हेल्दी चीजें खाना, तो एक सपोर्ट सिस्टम हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और जो भी अनफोर्सीन चीजें हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो उनसे हम बच जाएं, नेमली डायबिटीज, नंबर 2 ऑफ कोर्स कैंसर। तो यहाँ हम स्पेसिफिक कैंसर की बात कर रहे हैं, तो बात सपोर्ट सिस्टम की आई। जी, हम तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग ना बहुत समझदार लोग हैं। सो आई गो टू अ हॉस्पिटल, मीट अ ऑन्कोलॉजिस्ट एंड उनको बोलता हूँ कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ मी, सो यू बिकम माई सपोर्ट सिस्टम। बट दिस वॉज ऑन द लाइटर पार्ट, लेकिन सीरियसली जब पेशेंट आपके पास आता है, उसकी फैमिलीज आपके पास आती है, तो आप उनके लिए एक भगवान जैसे हो जाते हो, तो वो आपसे उम्मीदें करने लगते हैं, तो आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो। जी बिल्कुल। हाउ डू यू सपोर्ट देम? मतलब सिर्फ ओके आपकी डायग्नोसिस हो गई, आपका ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, सर्जरी होगी, रेडिएशन होगा, ये कीमो लगेगी वगैरह, लाइक यहाँ तक बात खत्म तो नहीं होती ना। पिछली बार भी हम लोग ने इस बारे में टच किया था इस पॉइंट को। हाउ डू यू सपोर्ट द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज? देखिए सर, एक हमारा जो मेजर रोल आता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेशेंट को केवल इलाज नहीं चाहिए, पेशेंट को जितने भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं सबके आंसर्स चाहिए। उसका एक माइंडसेट होता है। जब वो पेशेंट मेरे रूम में आता है ना, तो उसका पहला स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है कि डॉक्टर कैसा है, इज़न्ट इट? ये हाँ, कि ये डॉक्टर है, ये तो डरावना लग रहा है, इससे बात कर सकते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा सीरियस सा है। अरे डॉक्टर ने तो 2 ही मिनट बात की, डॉक्टर ने तो बातचीत ही नहीं की, डॉक्टर ने तो हमें कुछ समझाया ही नहीं, डॉक्टर ने तो कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर तो बड़ा र्यूड था, है ना? और क्या, डॉक्टर ने तो ये बोल दिया, पेशेंट है, हमारा पेशेंट है, इसको तो इतनी बीमारी थी, और उसने तो सब ऐसे ऐसे बोल दिया कि हमारा पेशेंट और हताश हो गया। तो ये सारे ना कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बीमारी से ज्यादा कई बार लोगों को डॉक्टर से अप्रीहेंशन होता है। उप्स, ओके, जी ऐसा होता है। कई इसमें कहीं हमारी भी गलती है ना? क्योंकि देखिए सर, हमने जब पढ़ाया जाता है ना, तो हमें सब कुछ बताया जाता है कि डिजीज देखो, हमें ये नहीं बताया जाता कि उस इंसान को भी देखो, ओके, है ना? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिजीज एंड द पेशेंट। तो उस एस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है, वो कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करने हैं, वो मेडिकल साइंस एंड मेडिकल इसका एजुकेशन का वो पार्ट ही नहीं है। और उसकी वजह से ना थोड़ा सा, अब जैसे मेरे पास पेशेंट आए तो मैंने इन्वेस्टिगेशन लिख दी। सपोज करिए शुरुआत में जब प्रैक्टिस करती थी ना कि भाई ये जांचें करा लो, आपकी दिक्कतें जांचें करा लो, वो मेरे पास एक सिम्टम लेकर आया है, उसको खांसी थी तभी वो मेरे पास आया। बट कई बार हम इस डिजीज पे इतना फोकस हो जाते हैं कि हम बस इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमें उसकी दवाई भी लिखनी है। तो मैं कम से कम एटलीस्ट उसकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद मैं कफ सिरप लिख दूं। तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि पेशेंट को हमसे क्या चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रेनिंग नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम है, वो ये है कि हम पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस को समझें, उनके क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, है ना, उनको आंसर्स दे, कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश करें, उनको टाइम दें। कई बार डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, बट उनके पास वो आर्ट डेवलप कर सकते हैं कि वो एक सेंस ऑफ टाइम दें। वाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना, है ना, कि एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना। पेशेंट को ये लगना चाहिए कि कैंसर है तो डॉक्टर और मरीज एक कैंसर के अगेंस्ट एक टीम है, वो एक फेट स्टैब्लिश करना है। अदरवाइज क्या होता है कि कैंसर एक तरफ, डॉक्टर एक तरफ, मरीज एक तरफ। तो ना हमें सर, हमारा सपोर्ट सिस्टम बनने का तरीका ये होता है कि हम पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस दें कि आप एक कंपिटेंट हैंड्स में हैं, तो नॉलेज तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो यू आर इन अ केयरिंग हैंड्स।
Okay. So it becomes very important that I should listen to the patient, I should answer all their queries, I should understand their expectation. देखिए हर मरीज का एक्सपेक्टेशन एक जैसा नहीं होता है, Of राइट? course नहीं होगा. कोई बिल्कुल ठीक होना चाहता है, बट कई बार ऐसे स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट्स आते हैं, उनको ये चाहिए कि नहीं भाई, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, थोड़े बहुत काम बाकी है वो निपटा लो. बस हमें बस आप इतना कर दो. वो चाहे आप दर्द की दवाइयों से करते हो, चाहे वो कीमोथेरेपी से करते हो, डज नॉट मैटर. बट हमारे पास कुछ अनफुलफिल्ड चीजें हैं, हाँ. हम बस उनको कंप्लीट करना चाहते हैं. सो ये एवरी पेशेंट हैज डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. मुझे वो चीज़ समझनी है. अच्छा, इसके अलावा पेशेंट के कुछ कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस हुए कि घर पे क्या करना है, किसके साथ बैठना है, कहाँ जाना है. तो वो सारे क्वेश्चंस की मुझ में अंदर कैपेबिलिटी, टाइम होना चाहिए. और देखिए कैंसर कभी भी हम स्टैंड अलोन ट्रीट नहीं कर सकते. इट्स ऑलवेज अ मल्टी प्रॉन्ग. ऑफ कोर्स. जैसे कैंसर में न्यूट्रिशन क्या देना है, कैंसर में फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है. तो मुझे एक ऐसी टीम बना के ट्रीट करना है कि पेशेंट को ये लगे कि उनकी इतनी सारी नीड्स हैं, तो हम उनको एज अ टीम पूरी फुलफिल करें. बिल्कुल. तो सपोर्ट सिस्टम में ये भी है कि आई एम नॉट जस्ट ट्रीटिंग द पेशेंट, आई एम मेकिंग अ सिस्टम एंड द सिस्टम इज ट्रीटिंग, दैट सपोर्ट सिस्टम इज ट्रीटिंग द पेशेंट्स. तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि मुझे साथ लेके चलने पर रहते हैं. एंड दैट आई थिंक मेक्स अ बेटर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और एन ऑन्कोलॉजिस्ट. जी डॉक्टर साहब, जी जब आप ये सब कुछ चीजें बता रही थी ना, तो मेरे को एक बड़ी मजेदार बात याद आ रही थी. मुन्ना भाई MBBS याद आ रही थी मुझे, जहाँ पर आखिरी सीन में एक पेशेंट होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं और सालों साल से वो कुछ ना बोले होते हैं, ना उन्होंने आई ब्लिंक किया होता है. एंड देन लास्ट सीन में दैट पेशेंट मूव्स, अपने हाथों से वो कुर्सी आगे बढ़ाते हैं और दिस लेडी वो अपने फादर को कहती कि ये देखिए आपने क्या कर दिया. जी. ये सब्जेक्ट था, इसको पेशेंट बना दिया. जी. आपके लिए तो ये सब्जेक्ट था जो कि आपके हॉस्पिटल में सालों साल से बस ऐसे ही. यस. और मुन्ना भाई ने देखो क्या कर दिया. इन्होंने बर्बाद कर दिया इसको पेशेंट बना दिया. अब ये ठीक होने की कोशिश करने लग गया है. उम्मीद. सो मुझे वो याद आ रहा था कि अब फिर उसके बाद लास्ट सीन में ये था कि उसको जो फादर थे, जो भी थे, वो जो वो पेशेंट आता है, कहता है चलो फॉर्म वॉर्म बाद में भरेंगे, पहले चलो तुमको देख लेते हैं. मतलब that was so cute, how doctor gets connected to the patient. So establishing that connect is very important. Absolutely. That was really so beautiful. Absolutely. Because that impacts the psychology of the patient. So of course psychology. अब जाहिर सी बात है, आप उसके एक सपोर्ट सिस्टम बन गए, उनकी फैमिली के सपोर्ट सिस्टम बन गए. तो जब पेशेंट आता है आपके पास और आप उसको डायग्नोस हो जाता है और आप ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट कर देते हो, कीमो लिख देते हो जी. उसके बाद आप उसको क्या बताते हो कि देखो आपको ये कीमो लिखी गई है, आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा है. व्हाट डू यू टेल देम? अच्छा सर, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पहली बात तो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ये समझना कि कई बार पेशेंट आते हैं ना तो उनका माइंडसेट बड़ा नेगेटिव रहता है. तो हमें बात करके ना थोड़ा सा वो माइंडसेट जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव करना होता है. तो पहला तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. okay. है ना कि पेशेंट के क्वेश्चन जितने हैं सारे हमने आंसर किए, right. है ना. और साथ में हमने ये भी बताया कि जो ट्रीटमेंट है, जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो सारा हमने डिस्कशन किया कि आपका इलाज किस डायरेक्शन में जाएगा, कितने गैप पे दवाइयाँ लगनी हैं, इंजेक्शन हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई. मैम एक सेकंड, आई मीन इसको लेट्स टेक इट अदर वे राउंड. आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो कुछ भी आप बता रही हैं, ऑफ कोर्स एक पेशेंट आपसे क्या पूछे. अगर आपने कीमो लिखी तो व्हाट अ पेशेंट और अ फैमिली शुड आस्क यू, मैम अभी कीमो फाइन डन, अब हम क्या क्या करें सो दैट आपका ट्रीटमेंट हमें अच्छा हो जाए. देखिए कीमोथेरेपीज में ना लोग डूज एंड डोंट्स बहुत पूछते हैं. राइट. है ना, उनको हमेशा यही लगता है क्या खाएं, घर पे कैसे रहना है. दैट्स राइट. सो कीमोथेरेपी में हम सर्टेन डूज एंड डोंट्स बताते हैं, जो कि ऑफ कोर्स दो कीमोथेरेपीज में ना सेम नहीं है. ब्यूटीफुल. है ना. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि आप पहले तो प्रोसेस ऑफ कीमोथेरेपी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आएंगे, आपको दवाइयां लगेंगी, आप घर जाएंगे और आप जब घर जाएंगे तो हम आपको कुछ डिस्चार्ज एडवाइस देंगे. इसमें ये सब टैबलेट्स रहेंगी ताकि आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे. वो सारे के सारी चीजें हम उनको समझाते हैं. कुछ पर्सनल हाइजीन की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि क्लीनलीनेस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनको कुछ माउथ वॉश रहेगा. कई बार हम बोलते हैं कि सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश यूज करने चाहिए क्योंकि गम ब्लीडिंग का रिस्क रहता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. है ना. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि एज सच कुछ घूमने फिरने में कहीं प्रिकॉशंस नहीं है, बट अगर क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं
तो मास्क लगा के इस्तेमाल जाना है। खाने पीने में आजकल ना ज़्यादा कुछ प्रिकॉशंस नहीं है। जी। पहले किसी ज़माने में था कि कच्चा नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन आजकल करेंटली गाइडलाइंस कहती हैं कि नो मेजर सच प्रिकॉशंस, बस बासी खाना नहीं खाना होता है, फ्रेश खाना खाइए। करेक्ट करेक्ट है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। एक बहुत ही जैसे मिथ्स की बातें कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि माइक्रोवेव करेंगे खाना तो कैंसर हो जाएगा। हाँ मैम, ये बारे में बताइए ना, ये तो, दिमाग में तो मेरे भी बहुत घूमता है। तो जैसे ओपीडी में पेशेंट्स आए और उनको मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट भी बता दिया, मैम हम माइक्रोवेव में खाना खाते थे, क्या उससे तो कैंसर नहीं हो गया? ओके। ये ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन निकलता है। माइक्रोवेव की रेस से कैंसर नहीं होता है ना, वो रेस से नहीं होता। लेकिन देखिए माइक्रोवेव में ना आप कुछ पर्टिकुलर तरह के बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो जिसको कहते हैं माइक्रोवेव कंपैटिबल यूटेंसिल्स। अगर तो देखिए हर ना वो फूड उस पर लिखा भी रहता है बर्तन पे, वेदर यू कैन यूज इट इन माइक्रोवेव और नॉट। सपोज करिए आपने कुछ खाना बाहर से मंगाया जो कि किसी प्लास्टिक के कंटेनर में आ गया, और उस प्लास्टिक के कंटेनर को आपने डायरेक्टली माइक्रोवेव में डाल दिया, जो कि बहुत लोग करते हैं आजकल, इतना शॉर्टकट वाला कल्चर है ना, इट्स वेरी कॉमन कि वो बाहर से वो कंटेनर आया उसको डायरेक्टली माइक्रोवेव में रख दिया। देख लेते हैं वो प्लास्टिक में है, बस डाल दो। किसी को ये पता नहीं वो माइक्रोवेव कंपैटिबल, मोस्टली वो माइक्रोवेव कंपैटिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोवेविंग उसमें से कुछ ना कुछ केमिकल लीच करते हैं जो कि फूड को कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, एंड दैट इज अनहेल्दी। अच्छा जरूरी देखिए, चक्कर क्या होता है, कैंसर कोई वन डे का प्रोसेस नहीं होता है, बहुत दिन तक किसी केमिकल से एक्सपोजर हो। देखिए आपकी जो बॉडी हैज इमेंस कैपेसिटी टू रिपेयर इटसेल्फ, हील इटसेल्फ। किसी भी केमिकल को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो उसके बाद ही प्रॉब्लम्स होती हैं। पर चक्कर क्या है, अगर आप माइक्रोवेव, तो इसलिए अगर आप माइक्रोवेव डेली बेसिस पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो लोग घर आए, काम किया, घर आए, डिनर ऑर्डर किया, डायरेक्टली माइक्रोवेव में गर्म किया, हाँ, सो उसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और केवल कैंसर्स नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम, डायबिटीज, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी हुई हैं। तो थैलेट्स करके केमिकल्स होते हैं जो किस तरह के प्लास्टिक्स में होते हैं, को है ना, बीपीएस करके केमिकल्स होते हैं जो कि लीच करते हैं। तो ये माइक्रोवेव से जुड़ा हुआ एक तो जनरली लोगों को इसलिए लगता है कि माइक्रोवेव से खा रहे हैं तो कैंसर हो जाएगा, ये मिथ है। माइक्रोवेव से के रेडिएशन से कैंसर नहीं होता, बट हाँ अगर आप इनकम्पैटिबल फूड आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे बर्तन यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनसे रिस्क होता है। अच्छा, फिर लोगों को एक मिथ्स ये भी था कि हम घर में खाना बना रहे हैं, हमारे पास नॉन स्टिक का बर्तन है ना, हम उसमें खाना बना रहे हैं। जी, तो यहाँ पे भी एक मिथ जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि हम नॉन स्टिक के बर्तन में खाना बनाएंगे तो हमें कैंसर हो जाता है, शायद उसकी वजह से हमें कैंसर हुआ। जो देखिए 2013 से पहले ना कुछ कोटिंग्स ऐसी आती थी, 2013 से पहले मार्केट में नॉन स्टिक वाली, जिसमें से कुछ केमिकल लीच करते थे और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता था कि कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है। बट मोस्ट ऑफ देम वर बैंड आज के ज़माने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड ऑल दोज थिंग्स वर बैंड, कि वो नॉन स्टिक में नहीं इस्तेमाल होंगे। तो जनरली 2014-15 के बाद आजकल जो नॉन स्टिक है उसमें वो रिस्क नहीं है। अच्छा, फिर अब देखिए हम कैंसर रिस्क एंड हम इसी की बातें कर रहे हैं, मिथ्स की बात कर रहे हैं। एक फिर और लोग क्या पूछते हैं जब हमने कैंसर का ट्रीटमेंट लिख के दिया कि मैम हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे मोबाइल टावर है। हाँ, yes. तो ना तो देखिए मोबाइल टावर के अगल बगल रहने से भी कैंसर नहीं है, होता है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। फिर लोग की अब एक कल ऐसा हुआ कि एक पिताजी बैठे थे, हाँ, कि ये तो इसमें वो फोन बहुत इस्तेमाल करता है इसलिए इसको कैंसर हुआ। देखिए फोन इंडस्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं आज के ज़माने में, ऐसा नहीं है कि उस इंडस्ट्री में लोग काम करें जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है फ़ोन से उनको ज़्यादा कैंसर हुआ है। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है ये कहने के लिए कि फ़ोन के पास सोने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। हाँ, लोगों को लगता है कि शायद ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं, जबकि ये भी हाँ, जबकि एक तरह का मिथ है। तो ये बहुत सारे मिथ ना हमारे डेली प्रैक्टिसेस के आसपास हैं जो कि एक्चुअली मिथ ही है। अमेजिंग, आप सच कह रहे हैं मैम। इस बारे में तो मतलब गाहे बगाहे ये सवाल दिमाग में आ जरूर जाते थे जब कभी भी हम माइक्रोवेव में कुछ चीज गर्म करते थे, या ये तो बहुत ज्यादा कॉमन हुआ था। अभी पीछे अभी थोड़ा सा शांत है कि जी फोन यूज करने से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है कि साहब यहाँ पर लगाए बातचीत कर रहे हैं। एंड देन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि साहब टावर है हमारे बगल में, तो चिड़ियाएं मर गई हैं, चिड़ियाएं दिखाई नहीं देती हैं, उसके रेडिएशन 5G जब 5G आया तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि कैंसर तो एकदम फैल जाएगा चारों तरफ। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दोस्तों इस बात को ख्याल रखिएगा, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि इन चीजों ने हमें ऐसा कर दिया है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। माइक्रोवेव के बारे में तो मतलब मैंने तो घर पे माइक्रोवेव यूज ही करना बंद कर दिया था इस चक्कर में
कि आप दूध भी आज गर्म आप नहीं कर इस्तेमाल करिएगा। जबकि पढ़ लिया था कि ठीक है माइक्रोवेव से सिर्फ उनकी चीजों के अंदर के जो जी। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं जी। और उसकी वजह से चीज गर्म हो जाती है। यस यस। आपने लीचिंग की बात कही दोस्तों, इस बात को प्लीज समझ लीजिएगा जी। कि जो भी कंटेनर हैं, जी। प्लास्टिक कंटेनर्स जी। हैं, वो ऑफ कोर्स मतलब कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी के तो नहीं होते हैं क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं। आधा घंटा 1 घंटा के लिए सामान रखा गया, जोमेटो ने आपके यहाँ डिलीवर किया एंड आपको उसको फेंक देना चाहिए, लेकिन आप उसी में गर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्लास्टिक, मोटी मोटी भाषा में समझिए, कुछ ना कुछ प्लास्टिक गल के आपके खाने में मिल रहा है। जी। उसी को लीचिंग कहते हैं। जी। और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान क्यूमुलेटिवली नुकसान पहुंचाने वाला है। एग्जैक्टली। तो ठीक है माइक्रोवेव यूज कीजिए जो कि एक सहूलियत बन चुकी है, लेकिन सावधानी से उसी के अंदर यूज होने वाले ये यूटेंसिल्स यूज किए जाए। जी। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया करी नॉन स्टिक पैन्स के बारे में, जो कि हलवा चिपक गया था और जी ऑमलेट चिपक गया था तो खुरच रहे हैं उसको। सो फाइन, यूजिंग नॉन स्टिक इज ओके, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो कोई भी ICI मार्क्ड या यस। the government has Standard, actually yes. become quite stringent on these statistics कि इस तरीके की किसी भी चीज को इस्तेमाल ना किया जाए। जी। डॉक्टर तिवारी, थैंक यू सो वेरी मच। आज बड़ी सारी भ्रांतियां तो ऑफ कोर्स आई हैड बीन कनेक्टेड टू दिस फील्ड फॉर सम टाइम, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां स्पेसिफिकली माइक्रोवेव के बारे में बात करूं तो मेरे दिमाग से दूर हुई है आज जी। कि नाउ आई एम रियली फीलिंग सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया ये भ्रांतियां दूर करने के लिए, सच्चाइयां बताने के लिए। जी। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी इज जस्ट अनदर ट्रीटमेंट। यस। देखिए साइड इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं, कीमो के भी होते हैं, तो और सपोर्टिव थेरेपीज जैसे डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब किया, यस। कूल कैप के बारे में बताया, मुंह में बर्फ रखने के बारे में बताया, जो कि बड़ी खूबसूरत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। जी। लेट्स नॉट री इन्वेंट द व्हील। पहिए को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सही बात बोली ये आपने। सोचना है। जी। जी। एंड पेशेंट और उनके परिवार वालों को जो सपोर्ट सिस्टम आज के डॉक्टर्स दे रहे हैं, तो मुन्ना भाई MBBS याद रखें। हमारे साथ डॉक्टर प्रिया तिवारी मैम है, who is always very much concerned about the patient and in patient's well-being. And Dr. Tiwari, thank you so very much. Seriously, बहुत बहुत आभार कि आपने इतने खुल के, इतने प्यारे ढंग से, बिल्कुल साधारण भाषा में जी। हमें हमारे मिथ से, हमारे भ्रांतियों से दूर किया। बहुत जरूरी है ये टॉपिक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम डर डर के कब तक जीते रहेंगे। आफ्टर ऑल जिंदगी है, हमें भगवान ने दिया, हमें उसे पूरी तरीके से जीना है। जी। Thank you so much, ma'am. Thank Thank you you. so much.